प्यारे बच्चों, मेरा आप सबको नमस्कार। मैं आर.एस. विश्वकर्मा, प्राध्यापक राजनीतिक विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर, जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। और इसमें हम आज नेहरू जी के समकक्ष ही एक बहुत बड़े दिग्गज और सामाजिक विचारक की चर्चा करेंगे। एक ऐसा विचारक जिसके नाम से समाजवाद जाना जाता है, यह समाजवाद को जिन्होंने वास्तविक धरातल पर स्थापित करने का काम किया और जिनसे एक समाजवादी विचारधारा जो कार्ल मार्क्स, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और इनसे जो प्रभावित हुई, हालांकि कार्ल मार्क्स का वो साम्यवाद अलग है, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, वो एक शासन का एक स्वरूप है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम भारत के एक महान दिग्गज विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उनकी थोड़ी लाइफ स्टोरी के बारे में। पहले बच्चों, हम जैसे समाजवाद का नाम सुनते हैं तो उससे एक बहुत ही परिपक्व और मजबूत एक विचारधारा प्रभावित होती है, जिसे हम समाजवाद कहते हैं। समाजवाद अर्थात व्यक्ति का वह बृहद स्वरूप जहाँ पर व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव होता है, व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है और उस समाज में वो तमाम सामाजिक गतिविधियाँ जिनसे व्यक्ति का जीवन उज्ज्वल होता है, सफल होता है या परिभाषित होता है, ऐसी विचारधारा को समाजवाद कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति के सामाजिक दृष्टिकोण पर विस्तृत विवेचन करती है, उसके विविध पक्षों पर, विविध पहलुओं पर चिंतन करती है। तो ऐसी ही विचारधारा के एक प्रमुख प्रतिपादक जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। इनके पहले भी हमें समाजवादी विचारक को जान चुके हैं या कुछ समझ चुके हैं, जयप्रकाश नारायण का। उसी संबंध में हम आज उसके दूसरे विचारक जो हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्हीं की लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले बच्चों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो मूलतः परिवार था वो राजस्थानी राज्य का एक परिवार था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पूर्वज अपने किसी व्यवसाय के संबंध में, व्यवसाय के कारण वो राजस्थान से आकर के और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का एक अकबरपुर गांव, वहाँ पर आके वो उनका परिवार बस गया, यानी उनके पूर्वज यानी उनके दादा वगैरह। मिर्जापुर के अकबरपुर गांव में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ 23 मार्च 1910 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के मिर्जापुर गाँव, ये फैजाबाद जिला, मिर्जापुर में बाद में उनका परिवार आया, आगे बताऊँ होगा। फैजाबाद जिला वो जिला है जो बहुत उत्तर प्रदेश का चर्चित जिला है, जहाँ वो अयोध्या का प्रकरण जो है वो अयोध्या का प्रकरण मतलब वो विश्व जग जाहिर। ये फैजाबाद जिले का एक अकबरपुर गांव है। वहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म होता है 23 मार्च 1910 को। इनके पिता का नाम हीरालाल था और इनकी माता का नाम चंदा था। जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो मूलतः परिवार है वो राजस्थानी परिवार था, लेकिन राम मनोहर लोहिया के जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब इनके दादा वगैरह, वो अपने किसी व्यवसाय के कारण या किसी कामकाज के कारण राजस्थान से आकर के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मिर्जापुर जिले में आकर बस गए थे तथा वहाँ लोहे का व्यवसाय यानी लोहे के व्यवसाय से उनका परिवार संबंधित था। इसी लोहे के व्यापार के कारण ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लोहिया पड़ा, माने लोहे का व्यवसाय करने के कारण इनका नाम लोहिया पड़ा। लोहिया के नाम से ही बाद में वो संपूर्ण भारत में और विश्व जगत में जाने गए। व्यवसाय तथा अन्य कारणों से डॉक्टर
लोहिया के पिता मिर्जापुर से अकबरपुर आकर बस गए थे और यहीं अपना व्यवसाय का संचालन करने लगे। और उसी अकबरपुर गांव में 23 मार्च 1910 को राम मनोहर लोहिया जी का जन्म के लगभग 2-2.5 वर्ष के बाद उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। और इस बालक का जो लालन पालन है, इनके पिता की देखरेख में इनका लालन पालन होता है। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो अकबरपुर से ही प्रारंभ होती है। इस बच्चे में प्रबुद्ध प्रतिभा का ये धनी, इसकी बुद्धि प्रखर थी। और इनके पिता सन 1920 में अकबरपुर से बम्बई आकर के व्यवसाय के कारण बस गए थे। अतः इनकी आगे की शिक्षा जो है वो बम्बई में संपन्न होती है। बम्बई में एक मारवाड़ी स्कूल था और वहाँ इनका दाखिला होता है, जहाँ से वो 1925 में मैट्रिक यानी 10th की परीक्षा जो है वो पास करते हैं। उसके पश्चात वो 1927 में इंटर की परीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से पास करते हैं। और इसके बाद 1929 में कलकत्ता की एक प्राइवेट शिक्षण संस्था यानी विद्यासागर विश्वविद्यालय से वो 1929 में बीए यानी स्नातक की परीक्षा पास करते हैं। स्नातक करने के बाद ये मैंने अपनी प्रतिभा के कारण इन्होंने बर्लिन यानी उस समय जो जर्मनी का एक शहर था बर्लिन के हम्बर्ट विश्वविद्यालय से अपने समय के प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सोमबार्ड के मार्गदर्शन में सन 1932 में नमक का अर्थशास्त्र, ये एक विषय है, शोध का विषय, और इस पर वो पीएचडी करते हैं, यानी शोध लिख करके, और ये डॉक्टरेट की उपाधि यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। इस तरह सफलतापूर्वक अपना शिक्षा का कार्यक्रम पूर्ण कर राम मनोहर लोहिया से अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बनकर 1933 में जर्मनी से भारत लौटे। 1933 में भारत लौटे। डॉक्टर लोहिया अपने पिता के गांधीवादी राजनीति में रुचि लेने के कारण बचपन से ही गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, अर्थात इनका जो घराना था वो गांधी के विचारों से प्रभावित था। और उनके पिताजी जो थे वो गांधी जी के कार्यक्रमों में इन प्रकार जब भी उनको समय मिलता था तो भाग लेते थे। इसी में 1924 में जब लोहिया 24 वर्ष के थे तो इनके पिता कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिए थे। इनके साथ में वो 14 वर्ष का बालक भी था और यही सम्मेलन में भाग लेना लोहिया जी को गांधीवादी राजनीति की ओर प्रेरित किया तथा इन्होंने गांधीवाद से प्रभावित होकर के खुद स्वयं खद्दर यानी खादी धारण करने लगे यानी पहनने लगे और उसका प्रचार प्रसार भी करने लगे तथा इसी से यहीं से जो है उनका रुझान जो है वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ भी होता है, किंतु अपने अध्ययन के दरमियान उनको इसमें विशेष समय देने का समय नहीं दे पाए और ये अपने निरंतर अध्ययन में रहे। इसी कांग्रेस के कार्यक्रमों के कारण और गांधीवादी प्रोग्रामों में भाग लेने के कारण इनका संपर्क जो है, इनका परिचय जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू लोहिया और लोहिया जी के परिवार से काफ़ी प्रभावित होते हैं। शिक्षा समाप्त कर और विदेश से लौटने के पश्चात लोहिया जी पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हो गए। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के सानिध्य में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और अपनी इस समाजवादी आस्थाओं के कारण इसमें पहले से जयप्रकाश नारायण इत्यादि समाजवादी नेता भाग लेते हैं और इन्हीं से प्रभावित होकर के जयप्रकाश नारायण भी इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तथा उस पार्टी के मुख्य पत्र यानी कांग्रेस सोशलिस्ट
का संपादन करने लगते हैं। संपादन इसलिए कि चूंकि इनकी जो प्रतिभा थी वो माने बुद्धि जो है, प्रज्ञा जो है इनकी प्रखर थी और ये प्रतिभा विधानी थे और पठन पाठन और लेखन में इनकी जबरदस्त पकड़ थी, क्योंकि ये PhD थे और उसके कारण जो है कांग्रेस के सोशलिस्ट का संपादन जो है वो मुख्य संपादन करने लगे। सन 1935 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के अंतर्गत एक विदेश विभाग की स्थापना की गई। 1935 में लखनऊ अधिवेशन के बाद कांग्रेस में ही एक विदेश विभाग की स्थापना की गई और जिसकी जिम्मेदारी उसके सचिव के रूप में, यानी उस कांग्रेस के सचिव के रूप में डॉक्टर लोहिया को सौंपी गई और जिसका बखूबी निर्वहन डॉक्टर लोहिया ने 1938 तक किया। इसके बाद एक और घटनाक्रम घटित होती है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू से व्यक्तिगत मतभेद होने के कारण, अब यहाँ पर व्यक्तिगत मतभेद मतलब लोहिया समाजवादी विचारक, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता और जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी विचारों से प्रभावित और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। फिर भी वैचारिक आधार पर, वैचारिक दृष्टिकोण में इनमें मतभेद होता है और ये जो है 1938 में अपने इस सोशलिस्ट संपादन का जो प्रमुख कार्य होता है इससे ये त्याग पत्र दे देते हैं और उससे अलग होते हैं। इसके बाद सन 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होता है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी, मैंने जैसा कल बताया था कि भारत के प्रत्येक नेता इस युद्ध में भारत की भूमिका को, माने भारत को शामिल करने के अंग्रेजों के नीतियों के खिलाफ थे। तो इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी अंग्रेजों के खिलाफ थे और उन्होंने अंग्रेजों की इस भारत को झोंकने की नीति के खिलाफ भी वो काम करते रहे, आंदोलन चलाते रहे, लुक छुप करके अपने इस आंदोलन को अंजाम देते रहे। फलतः अंग्रेज सरकार को पता चल गया और 1940 में डॉक्टर लोहिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस हेतु उनके ऊपर अभियोग चला करके 2 वर्ष की जेल की सजा, माने सख्त सजा, उनको सख्त सजा का दंड दिया गया। गांधी जी द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया और इस कड़े विरोध के कारण 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष में ही अंग्रेज सरकार गांधी के दबाव में आकर के 1941 में उनको जेल से रिहा कर दी थी। सन 1942 में कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर लोहिया ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इसमें भूमिगत रह करके माने लुक छिप करके इस आंदोलन को गति देते रहे, यानी इस आंदोलन के लिए जन जागृति करते रहे, इसका काम करते रहे। इसी समय पर कांग्रेस ने एक रेडियो नामक गुप्त रेडियो की स्थापना की और उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध संचार के माध्यम से पहली बार भारत में करने का कार्यक्रम शुरू किया गया और इसका प्रचार प्रसार का काम जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सौंपा गया और आंदोलनकारियों को गुप्त रूप से सक्रिय करना और प्रेरणा देना तथा उनका मार्गदर्शन करना, यह लोहिया का प्रमुख काम बन गया। ब्रिटिश सरकार इससे परेशान होकर इसका पता लगाने का प्रयास करने लगी, अतः उनके कोप से बचने के लिए डॉक्टर लोहिया को नेपाल यानी पड़ोसी देश में भाग जाना पड़ा, जहां उन्हें जयप्रकाश नारायण इत्यादि नेताओं के साथ में, जो जयप्रकाश नारायण जी पहले नेपाल में थे, इनके साथ में वहाँ नेपाल में उनको गिरफ्तार किया गया और वहाँ से उनको नेपाल के जेल में ही डाल दिया गया। लेकिन अपनी चतुराई से इन्होंने कुछ समय के बाद जेल से वो भाग करके यानी फरार होकर के पुनः भारत आ जाते हैं। लेकिन भारत में आने के बाद भी बहुत ही विकट, अमानवीय और असहनीय यातनाएं अंग्रेज सरकार के द्वारा उनको दी जाती हैं तथा उन्हें हर तरह से आतंकित करने का प्रयास किया जाता रहा। लेकिन उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका मुकाबला किया
फलतः अप्रैल 1946 में थककर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। 1946 में उन्हें फिर रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के पश्चात जून 1946 में गांधी जी के आशीर्वाद से लोहिया ने पुर्तगाली सरकार से गोवा की मुक्ति हेतु आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय हमारा जो गोवा था वो पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन था। तो इसके लिए जो है गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे गोवा मुक्ति के लिए, उसी में लोहिया भी शामिल होकर के और इस आंदोलन को गति देना प्रारंभ किया। फलस्वरूप गोवा सरकार उन्हें पुनः गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यहीं से उन्हें गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण 9 अक्टूबर 1946 को एक बार फिर से रिहा किया। सन 1947 में कांग्रेस द्वारा देश के विभाजन का मूल स्वीकार किए जाने पर और देश के विभाजन की जो घटना थी, इन्होंने लोहिया जी को झकझोर दिया। संविधान सभा का गठन, देश का विभाजन तथा कांग्रेस के द्वारा अपनाई जाने वाली अन्य जातिगत नीतियों के कारण और उनके समाजवादी रूप को लेकर डॉक्टर लोहिया ने कांग्रेस छोड़ दी। 1947 में कांग्रेस को छोड़ दिया तथा उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को पुनः सक्रिय करने का काम करने लगे। माने सोशलिस्ट पार्टी जो बीच में भीमित हो गई थी, उसकी गतिविधियां, उसको उन्होंने पुनः सक्रिय करने का काम करने लगे तथा लोहिया जी के नेतृत्व में विभिन्न जनहितकारी तथा जन अधिकार रक्षक आंदोलनों का सफल आयोजन किया। इस दृष्टि से उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि शुद्ध समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक सशक्त संगठन की स्थापना की जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सोशलिस्ट विचारधारा वाले थे, तो उसकी स्थापना के लिए यानी उसके पुनः सक्रिय करने के लिए जो है प्रयास करने स्थापना की जाए, ताकि निर्धनों, पद दलितों तथा पिछड़े हुए वर्गों के हितों और अधिकारों की सफलतापूर्वक सुरक्षा की जा सके। कहने का मेरा मतलब कि समाज में जो उस समय संपन्न और विपन्न, छोटा या बड़ा जो भी वर्ग था, इस सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक समानता के लिए इन्होंने काम करना शुरू किए लोहिया जी। इस उद्देश्य से उन्होंने संसद के बाहर रहकर भी अपने दल के नेतृत्व के माध्यम से अंग्रेजी हटाओ, दाम बांटो, जाति तोड़ो, हिमालय बचाओ इत्यादि आंदोलनों का संचालन किया। स्वतंत्रता के पश्चात 1962 तक वे इसी प्रकार के समाजवादी आंदोलनों का संगठन और संचालन करते रहे। सन 1952 से लेकर 1962 तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कई बार पंडित नेहरू के विरुद्ध चुनावों में खड़े हुए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सन 1963 में अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में वो विजय होकर के पहली बार लोकसभा में गए, जहां उन्होंने सरकार की और विशेष रूप से पंडित नेहरू के द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की प्रखर आलोचना कर उन पर विभिन्न आधारों पर प्रहार किया। यानी पंडित नेहरू की नीतियों का, अगर वो नीतियाँ समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है तो उनका विरोध किया और उसका वो संसद के बाहर और भीतर दोनों विरोध करते तथा उनके जन विरोधी चरित्र को उजागर करने का भरसक प्रयास किया। अर्थात नेहरू के जो जन विरोधी कार्यक्रम थे या जिनसे लोहिया जी सहमत नहीं थे, उन विचारों को संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह उजागर करने का काम किया। यद्यपि इस दृष्टि से उनकी भी कटु आलोचना हुई, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हुए वे स्वतंत्र रूप से अपने मार्ग पर चलते रहे। सन 1964 में डॉक्टर लोहिया ने महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही तथा जनहितकारी मुद्दों पर विभिन्न दलों के साथ मिलकर देशव्यापी बंदी का आयोजन किया तथा भारतीय जनता को उसके प्रति ध्यान आकृष्ट करने का काम किया। सन 1967 के चुनाव में उन्होंने गैर कांग्रेसी आधार पर विभिन्न दलों के गठबंधन को कायम कर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ये बड़ा फेमस नारा था अपने समय का 1967 का।
1967 के इसलिए कि उस समय जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो चुका था और इंदिरा गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से सत्ता में आ चुकी थी और वो प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। उसी समय 67 के चुनाव में उन्होंने गैर कांग्रेसी अर्थात विभिन्न विरोधी दलों के गठबंधन को कायम करके यानी मिल करके कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद किया। फलस्वरूप देश के आधे से अधिक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई, अर्थात उसके बाद जो चुनाव हुए उनमें आधे से अधिक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें यानी कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं रखने वाली सरकारों का गठन हुआ यानी संभव गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हो सकी तथा गैर कांग्रेसवाद भारतीय राजनीति की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सफल हुआ। डॉक्टर लोहिया सन 1966 में रुग्ण हो गए यानी नेहरू की नीतियों से माने कांग्रेस की नीतियों से रुग्ण हो गए तथा आवश्यक जांच करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि उनकी गर्दन में भयंकर रोग रुग्ण हो गए मतलब रोगी हो गए, उनके गर्दन में भयंकर रोग है। 30 सितंबर 1967 को इस हेतु नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध अस्पताल में जिसे अब उनके नाम से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती गई और फलतः 12 अक्टूबर 1967 को डॉक्टर लोहिया जी का देहावसान हो गया अर्थात